हेलो एंड वेलकम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जो एक्ट है हमारे पास उसके बारे में। ये जो एक्ट है वो हमारे पास अपकमिंग एग्ज़ाम है सीबीआई पीपी का, उसमें पूछा जाएगा। और इसको पढ़ने का जो बेस्ट तरीका है एज़ पर माई लेक्चर वो है कि आपके पास इसकी बैरेक्ट होनी चाहिए। अगर बैरेक्ट नहीं है तो आप इसकी जो है पीडीएफ निकाल सकते हैं। एक बार आप सेक्शन को खुद से रीड करेंगे और उसके बाद जो मैंने की पॉइंट्स बनाए हैं आप उनमें से जो है अपने नोट्स बनाएंगे। अब जो है हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि नाम क्या है एक्ट का, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। एक्ट नंबर है हमारे पास 49 ऑफ 1988। बहुत बारी एमसीक्यूज़ में जो एक्ट नंबर है वो भी पूछा जाता है। इनैक्टमेंट डेट भी आपको याद करनी है, दैट इज़ 9 सितंबर 1988। अब इसका पर्पस क्या है? ये एक्ट जो है कंसोलिडेट करने के लिए, मतलब जो अलग अलग चीज़ें हैं उनको एक साथ लाने के लिए और अमेंड करने के लिए लॉ को जो रिलेटेड है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से, करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए और जो भी मैटर्स कनेक्टेड हैं यहाँ पे। ये इनेक्ट किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा 39th ईयर जो है रिपब्लिक का उसमें। अब जो है हम सेक्शन वाइज जो है इस एक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट चैप्टर जो कि है प्रिलिमिनरी। सबसे पहला जो सेक्शन है हमारे पास वो है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। नाम क्या है लॉ का? वो है हमारे पास द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन क्या है? ये पूरे के पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है और ये अप्लाई करता है इंडियन सिटीजन्स को, इवन जो इंडिया से बाहर हैं। तो यहाँ पे जो है आपको बस दो ही चीज़ें याद रखनी है इस सेक्शन में। एक तो आपको नाम याद रखना है, उसके अलावा एप्लीकेशन में एक तो आपका टेरिटोरियल एप्लीकेशन है कि जो टेरिटरी है इंडिया की उस पर, दूसरा जो किन पर्सन्स पे ये अप्लाई करता है, ये इंडियन सिटीजन्स पे अप्लाई करता है इवन इफ वो इंडिया से बाहर है। सेकेंड सेक्शन हमारे पास डेफिनेशंस की बात करता है। इस एक्ट में अनलेस जो कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर करता है, जो फॉलोइंग टर्म्स दी गई हैं उनका मतलब साफ साफ बताया गया है। सबसे पहले है हमारे पास इलेक्शन। एक और चीज़ डेफिनेशन वाले जो सेक्शन में आपको ध्यान रखनी है, जब भी कोई डेफिनेशन का सेक्शन होता है और वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, मोस्टली जो पूछा जाता है वो होता है आपके पास जो क्लोज दिया गया है उससे, कि ए बी सी डी या यहाँ पे कौन सी टर्म जो है वो एक्सप्लेन की गई है। तो आप जो है टर्म खुद से याद करेंगे, बाकी मैं अंदर का एक्सप्लेन कर देती हूँ। इलेक्शन आ गया हमारे पास। इलेक्शन रेफर करता है किसी भी टाइप के इलेक्शन को जो कंडक्ट किया गया है लॉ के अंडर, चूज़ करने के लिए जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, लोकल अथॉरिटीज़ के या किसी और पब्लिक अथॉरिटी के, रिगार्डलेस क्या मेथड यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे आपको अथॉरिटी पूछी जा सकती हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कि पार्लियामेंट, स्टेट जो लेजिस्लेचर है, लोकल अथॉरिटीज़ है या कोई और पब्लिक अथॉरिटी है। ये चार ऑप्शंस आपको ध्यान रखने हैं। फिर क्लोज ए बात करता है हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड की। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है कोई भी चीज़ जो स्पेसिफाई की गई है, जो रूल्स दिए गए हैं इस एक्ट के अंदर। बहुत ही बेसिक जो है आपके पास ये डेफिनेशन है। प्रोबेबिलिटी कम है इससे पूछे जाने की, हालांकि क्लोज जो है आप याद रखेंगे। भी आता है फिर पब्लिक ड्यूटी हमारे पास। पब्लिक ड्यूटी का मतलब है जहाँ पे स्टेट, पब्लिक या फिर कम्युनिटी एज अ होल उसका इंटरेस्ट है, देयरफॉर जो ड्यूटीज़ परफॉर्म की जाती हैं पब्लिक इंटरेस्ट के की सर्विस में। तो पब्लिक ड्यूटी में भी वो ड्यूटीज़ जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट है उसको हम पब्लिक ड्यूटीज़ बोलते हैं। इसमें तीन चीज़ें दी गई हैं, स्टेट, पब्लिक या फिर जो कम्युनिटी एज अ होल जिसका इंटरेस्ट है। सी है हमारे पास पब्लिक सर्वेंट। कोई भी पर्सन जो परफॉर्म करता है पब्लिक ड्यूटी या फिर वर्क गवर्नमेंट रिलेटेड फंक्शंस में, ये इंक्लूड करता है फॉलोइंग कैटेगरीज। तो फॉलोइंग कैटेगरीज जब हम कर रहे हैं तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो जो हेडिंग्स हैं आपके पास वो याद रखनी है, फिर अंदर जो मैंने हाईलाइट किया है आपको थोड़ा सा वो ध्यान में रखना है। सबसे पहले आता है पब्लिक सर्वेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़।
कोई भी जो सर्विस या पे में है सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, या पे किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा सैलरी, फीस या फिर कमीशन के दौरान। तो पब्लिक सर्वेंट में पहले आते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिनको पे किया जाता है। दूसरा है लोकल अथॉरिटीज़, जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास म्यूनसिपैलिटीज़ के, पंचायत के, जिला परिषद के या दूसरी लोकल बॉडीज़ के। तो जो भी इनके हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं वो भी आएंगे आपके पास पब्लिक सर्वेंट में। तीसरा है हमारे पास स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस या फिर गवर्नमेंट कंपनीज, पर्सन्स जो काम कर रहे हैं कॉरपोरेट में, कॉरपोरेशंस में या बॉडीज़ में, जो क्रिएट की गई हैं सेंट्रल के द्वारा, स्टेट के द्वारा या प्रोविंशियल एक्ट्स के द्वारा, या फिर जो गवर्नमेंट ओन्ड हैं, कंट्रोल्ड हैं या फिर एडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो जो भी कॉरपोरेशन या बॉडीज़ हैं जो सेंटर, स्टेट या बनाई हैं, क्रिएट की हैं या कंट्रोल किया गया है उनको, या एड की जाती हैं, उनके जो पर्सन काम करते हैं वो भी हमारे पास पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। फोर्थ है हमारे पास जजेस या फिर एडजुकेटरी अथॉरिटीज़। ये इंक्लूड करता है जजेस को या फिर जिनको एम्पावर किया गया है कि वो परफॉर्म कर सकते हैं जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल फंक्शंस। फिफ्थ आता है हमारे पास पर्सन्स जो अपॉइंट किए गए हैं कोर्ट के द्वारा। ये इंक्लूड करता है लिक्विडेटर्स को, रिसीवर्स को या कमिश्नर्स को, या कोई और पर्सन जो अपॉइंट किया गया है परफॉर्म करने के लिए ड्यूटीज़ जो रिलेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से। तो यहाँ पे कोर्ट्स में जजेस भी आ गए और जो पर्सन्स अपॉइंट किए जाते हैं कोर्ट्स के द्वारा वो भी आ गए। इसी चीज़ से रिलेटेड है हमारे पास सिक्स्थ आर्बिट्रेटर्स या पर्सन जिनको रेफ़र किए जाते हैं केसेस। कोई भी आर्बिट्रेटर या पर्सन जिसको रेफ़र किया जाता है एक मैटर डिसीजन के लिए कोर्ट के द्वारा या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, वो भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। फिर सेवन्थ आ गया हमारे पास इलेक्शन ऑफिसर्स, जो पर्सन मैनेज कर रहे हैं इलेक्टोरल रोल को या फिर कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्शंस को। एट्थ आ गया हमारे पास कोई भी पर्सन जो परफॉर्म कर रहा है पब्लिक ड्यूटी। इसमें आ गया हमारे पास कोई भी पर्सन जो होल्ड करता है ऑफिस, जो रिक्वायर करता है उनको कि वो परफॉर्म करे एक पब्लिक ड्यूटी, इवन इफ वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है लेकिन उसको एक ऑफिस दिया गया है जहाँ पे उसको परफॉर्म करनी है एक पब्लिक ड्यूटी, तो जब वो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करता है और उसको ऑफिस दिया जाता है तो यहाँ पे जो है वो पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। नेक्स्ट आ गया नाइन्थ हमारे पास। नाइन्थ में है हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो रिसीव करती हैं गवर्नमेंट एड को। इसमें आ गया ऑफिस बियरर्स जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, जो इंगेज हैं एग्रीकल्चर में, बैंकिंग में, ट्रेड, इंडस्ट्री एट्सेट्रा में, अगर वो रिसीव करते हैं गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड। तो इन सोसाइटीज़ के पर्सन्स भी अगर वो गवर्नमेंट एड जो है वो ले रहे हैं तो उनको माना जाएगा कि वो पब्लिक सर्वेंट हैं। 10th आ गया हमारे पास सर्विस कमीशंस या फिर सिलेक्शन बोर्ड्स, जो भी मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं बॉडीज़ के, जैसे यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस या फिर कोई भी सिलेक्शन कमिटीज़, इनको माना जाता है कि ये पब्लिक सर्वेंट हैं। 11th आ गया हमारे पास यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़। ये इंक्लूड करता है वाइस चांसलर, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, एग्जामिनर्स या कोई भी जो इंगेज किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करने के लिए एग्जामिनेशंस को। फिर आ गया 12th हमारे पास गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस। कोई भी एम्प्लॉयज़ या ऑफिस बियरर्स ऑफ एजुकेशन, साइंटिफिक, कल्चर या फिर सोशल इंस्टीट्यूशंस जो रिसीव करते हैं गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो कोई भी हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन कैटेगरीज से रिलेटेड हैं, अगर वो रिसीव करते हैं गवर्नमेंट फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है तो वो उनको भी जो है पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। फिर आ गया नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास, जो कि है अनड्यू एडवांटेज। जो आपके पास डेफिनेशन दी गई है आपके बेयर एक्ट में, आप जो है पहले वो रीड करेंगे, उसके बाद जो मैंने यहाँ पे की पॉइंट समझाए हैं उनसे आपको समझना है और चीज़ें थोड़ी सी याद रखने में ईजी होंगी आपको। इसमें आ गया हमारे पास अनड्यू एडवांटेज का पहली बात मतलब क्या है, कोई भी ग्रेटिफिकेशन जो रिसीव किया गया है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अदर देन जो लीगल रीन्यूमरेशन है। मतलब पब्लिक सर्वेंट को जो लीगली तरीके से उसकी सैलरी, फीस या जो मिलनी चाहिए उसके अलावा
कोई भी ग्रेटिफिकेशन, ये गिफ्ट हो सकता है, कोई भी कैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर वो रिसीव किया है तो वो यहाँ पे अनड्यू एडवांटेज उसको बोला जाएगा। की पॉइंट्स क्या याद करने हैं? ग्रेटिफिकेशन जो यहाँ पे टर्म यूज़ की गई है, ये ब्रॉड टर्म है, ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है मनी तक। ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जैसे कि गिफ्ट्स हैं, फेवर्स हैं, डिस्काउंट्स हैं, प्लेजर है, सर्विसेज है, प्रोमिसेस हैं, एट्सेट्रा, ये भी जो है ग्रेटिफिकेशन में इंक्लूड होंगे। बी आ गया लीगल रिम्यूनरेशन। ये सिर्फ सैलरी की बात नहीं करता है, ये इंक्लूड करता है कोई भी पेमेंट या बेनिफिट जो पब्लिक सर्वेंट को अलाउड है रिसीव करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो की पॉइंट्स में हमने ग्रेटिफिकेशन का स्कोप देखा है और उसके बाद हमने लीगल रिन्यूमरेशन का स्कोप देखा है कि क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो इसका मतलब है कोई भी चीज़ जो बियॉन्ड परमिटेड है या ऑथराइज्ड रिम्यूनरेशन है उसको हम अनड्यू एडवांटेज लिखेंगे, मतलब इनलीगल बेनिफिट। एक्सप्लेनेशन 1 आ गया हमारे पास। स्टेटस क्या है पब्लिक सर्वेंट्स का? पर्सन जो कवर किए गए हैं, जो लिस्टेड सब क्लोजेस हैं 1 to 12, जो हमने पहले सी पॉइंट में पढ़ा था, सी क्लोज में, कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं हमारे पास उनको, वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं इवन इफ अगर वो अपॉइंट नहीं किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली। एग्जाम्पल क्या होगा इसमें? एक प्रोफेसर एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में, वो एक पब्लिक सर्वेंट है इवन अगर वो हायर किया गया है कॉलेज के द्वारा और डायरेक्टली गवर्नमेंट ने उसको जो है हायर नहीं किया है। तो यहाँ पे बेसिकली ग्रेटिफिकेशन हमने क्लैरिफाई किया है, लीगल रिम्यूनरेशन हमने क्लैरिफाई किया है और उसके बाद एक्सप्लेनेशन से हमें पब्लिक सर्वेंट के बारे में पता लगा है। फिर आ गया हमारे पास एक्सप्लेनेशन 2, डी फैक्टो पब्लिक सर्वेंट्स। एक पर्सन जो एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है ड्यूटीज एक पब्लिक सर्वेंट की, उसको कंसिडर किया जाता है एक पब्लिक सर्वेंट इवन इफ को उसका जो एक लीगल डिफेक्ट है उसकी अपॉइंटमेंट में। तो यहाँ पे आ गया, जब कोई अपॉइंटमेंट हुई है किसी पब्लिक सर्वेंट की तो वहाँ पे डिफेक्ट है, लेकिन वो जो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है वो अपनी अच्छे से ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है एक पब्लिक सर्वेंट की, तो उसको वहाँ पे पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया जाएगा। एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास, अगर कोई भी पर्सन वो वर्क कर रहा है या काम कर रहा है एज गवर्नमेंट ऑफिशियल, लेकिन उसके जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें एक प्रोसीजरल डिफेक्ट था, उसको फिर भी ट्रीट किया जाएगा कि वो पब्लिक सर्वेंट है इस एक्ट के अंदर। तो बेसिकली अनड्यू एडवांटेज जो है उसमें हमने क्या क्या किया है? सबसे पहले तो ये कौन से, ये डी क्लोज में आता है अनड्यू एडवांटेज। 3 चीज़ें हैं इसमें हमारे पास। ग्रेटिफिकेशन अगर कोई रिसीव करता है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर उसको लीगल रिम्यूनरेशन मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, फिर भी ग्रेटिफिकेशन हमने देखा है कि वो सिर्फ मनी नहीं है, कोई भी कैश है, प्रॉमिस है, फेवर है, ये सब भी इंक्लूड करता है। पब्लिक सर्वेंट में हमने एक्सप्लेनेशन 1 देखा है और एक्सप्लेनेशन 2 देखा है। 1 में हमें ये बताया गया है कि जो भी हमारे पास 1 to 12 जो सी क्लोज में पर्सन्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं इवन अगर गवर्नमेंट उनको डायरेक्टली जो है हायर नहीं कर रही है। एक्सप्लेनेशन 2 में हमने डी फैक्टो देखे हैं पब्लिक सर्वेंट्स कि अपॉइंटमेंट में भी अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ प्रोसीजरल डिफेक्ट है, लेकिन अगर वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है तो माना जाएगा कि वो यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट है। लीगल रिम्यूनरेशन में भी हमने देखा है कि जो प्रॉपर सिर्फ ये रिम्यूनरेशन नहीं इंक्लूड करता है, ये इंक्लूड करता है कोई भी बेनिफिट या फिर कोई और अलग तरीके का कुछ भी जो गवर्नमेंट की तरफ से उसको एड दी जा रही है, तो वो भी लीगल रिन्यूमरेशन में आएगा। तो यहाँ पे आपको बेसिकली 3-4 पॉइंट्स याद रखने हैं, उसका जिस्ट जो है यहाँ है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड चैप्टर, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस। इसमें आता है हमारे पास सबसे पहले 3rd सेक्शन, पावर टू अपॉइंट स्पेशल जजेस। किसके पास पावर है कि वो स्पेशल जजेस अपॉइंट कर सकते हैं? तो पहला है कि कौन सी अथॉरिटी अपॉइंट कर सकती है। इसमें आ गया हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है स्पेशल जजेस को अपॉइंट।
अपॉइंटमेंट कैसे होगा? एक नोटिफिकेशन दिया जाएगा ऑफिशियल गजेट में। पर्पस क्या है अपॉइंटमेंट का? स्पेशल जजेस अपॉइंट किए जाते हैं ट्राई करने के लिए। पहला आ गया जो ऑफेंसेस हैं अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो कोई भी ऑफेंस जो पनिशेबल है इस एक्ट के अंदर, जो हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा जो रिलेटेड ऑफेंसेस हैं जैसे कि कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट या अबेटमेंट, जो रिलेट करता है ऑफेंसेस इस एक्ट के अंदर। मतलब कोई भी इंसान जो कमिट कर रहा है कोई भी ऑफेंस हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर, उनके अलावा अगर कोई कंस्पायर कर रहा है या फिर अटेम्प्ट कर रहा है या फिर अबेटमेंट कर रहा है इस चीज़ की, तो वो भी जो है यहाँ पे कवर किए जाएंगे। फिर आ गया जुरिस्डिक्शन स्पेसिफिकेशन। गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है स्पेशल जजेस को स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए, स्पेसिफिक केसेस के लिए या ग्रुप ऑफ केसेस के लिए जो मेंशन किया जाएगा नोटिफिकेशन में। तो कौन से केस वो हैंडल करेगा, कौन से एरिया में करेगा, कौन सा केस करेगा या कौन से ग्रुप ऑफ केसेस, ये नोटिफिकेशन में बताया जाएगा। फिर आ गया क्वालिफिकेशन क्या है स्पेशल जज की। एक पर्सन अपॉइंट किया जा सकता है स्पेशल जज ओनली इफ, अगर वो है या रह चुका है एक सेशन जज, एडिशनल सेशन जज या फिर असिस्टेंट सेशन जज सीआरपीसी के अंडर। तो यहाँ से जो है आपका एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होगी स्पेशल जज की। आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, या तो वो सेशन जज होना चाहिए या रह चुका है, फिर आ गया आपके पास एडिशनल सेशन जज या फिर आ गया आपके पास असिस्टेंट सेशन जज। मेन टर्म है सेशन जज और एडिशनल और असिस्टेंट जो है इन्हीं के सबऑर्डिनेट होते हैं, तो वो भी जो है अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेक्शन 3 है उसकी समरी क्या है। सेक्शन 3 एक तो बात करता है कि जो अपॉइंटमेंट होती है हमारे पास स्पेशल जजेस की, इसमें जो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, पहला है हमारे पास कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। किस पर्पस के लिए किया जाता है या कौन से केसेस वो ट्राई कर सकता है। सारे के सारे केसेस जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में हैं ऑफेंसेस वो, प्लस उनसे जो रिलेटेड ऑफेंसेस हैं जैसे कि कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट या फिर आ गया हमारे पास अटेम्प्ट। तीसरी जो चीज़ है वो है जुरिस्डिक्शन की, कि जो जुरिस्डिक्शन कौन सा वो जो है हैंडल करेगा, कौन से स्पेसिफिक एरिया है, कोई स्पेसिफिक केस है या कोई स्पेसिफिक जो ग्रुप ऑफ केसेस है, ये उसको नोटिफिकेशन में बताया जाएगा जिससे उसकी अपॉइंटमेंट होगी कि आपको जो है ये केसेस हैंडल करने हैं। सबसे ज़रूरी इसमें क्या होगा, एमसीक्यू फोकस्ड। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन में आ गया हमारे पास यस वो सेशन जज होना चाहिए या फिर असिस्टेंट सेशन जज होना चाहिए या फिर एडिशनल सेशन जज होना चाहिए। तो इस जो हमारे पास सेक्शन 3 है उसमें एक तो अथॉरिटी आपको ध्यान रखनी है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर क्वालिफिकेशन ध्यान रखनी है सेशन जज और उसके सबऑर्डिनेट्स दैट इज असिस्टेंट सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। नेक्स्ट आ गया हमारे पास केसेस जो ट्रायबल है स्पेशल जजेस के द्वारा। इसमें आ गया हमारे पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। सिर्फ स्पेशल जजेस ट्राई कर सकते हैं ऑफेंसेस जो मेंशन किए गए हैं सेक्शन 3 क्लोज 1 में। ये अप्लाई करेगा इवन इफ सीआरपीसी या फिर कोई और लॉ अदरवाइज बोलता है। मीनिंग जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफेंसेस हैं वो ट्राई नहीं किए जा सकते ऑर्डिनरी कोर्ट्स के द्वारा। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ ध्यान रखनी है वो है इसका एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होता है। जो भी जज अपॉइंट किया गया है स्पेशल जज सिर्फ वही ऑफेंसेस ट्राई करेगा, कोई भी ऑर्डिनरी कोर्ट ट्राई नहीं करेगा। सेकेंड आ गया टेरिटोरियल और केस स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन। जो ऑफेंसेस हैं अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 वो ट्राई किए जाएंगे। पहला आ गया स्पेशल जज जो है एरिया का जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है, या फिर स्पेशल जज जो अपॉइंट किया गया है स्पेसिफिकली उस केस के लिए, या फिर मल्टीपल स्पेशल जजेस एग्जिस्ट करते हैं उस एरिया में, तो वन जो स्पेसिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेकंड जो है हमारे पास वो बात करता है टेरिटोरियल और केस स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन की।
कौन कर सकता है? जो स्पेशल जज है एरिया का जो अपॉइंट किया गया है वो कर सकता है। कोई दूसरा स्पेशल जज जो केस स्पेसिफिक है कि ये केसेस ये जज ट्राई करता है वो कर सकता है। या फिर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वहाँ पे एक पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे देखिए स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी वो कर सकता है। तो ये जो माइनर चीज़ें हैं यहाँ से आपके एमसीक्यू बनने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा। थर्ड आ गया फिर पावर है ट्राई करने की अदर कनेक्टेड ऑफेंसेस। जब ट्राई करते हैं एक करप्शन केस तो जो स्पेशल जज है वो ट्राई कर सकता है दूसरे ऑफेंसेस को भी जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर नहीं है, अगर वो जो है लीगली चार्ज किए जा सकते हैं टुगेदर अंडर सीआरपीसी। फॉर एग्जाम्पल फोर्जरी, चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो लिंक्ड हैं एक करप्शन केस पे वो भी ट्राई किए जा सकते हैं एक साथ। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इसमें बोला गया है फॉर इंस्टेंस किसी भी एक पर्सन ने कोई भी ऑफेंस कमिट कर दिया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर, प्लस उसने उससे रिलेटेड या जो एक कोई और ऑफेंस जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर नहीं आता लेकिन आईपीसी के अंडर आता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसने चीटिंग कर दिया है फॉर इंस्टेंस। तो यहाँ पे जो है स्पेशल जज क्या करेगा, सिर्फ ये ऑफेंस ट्राई करेगा या फिर सिर्फ जो अगर कंबाइंडली वो किसके पास जाएगा? तो यहाँ पे बोला गया है जो उसके साथ में रिलेटेड ऑफेंस भी है वो भी हमारे पास जो स्पेशल जज है वो ट्राई करेगा। फिर आ गया फोर्थ हमारे पास स्पीडी ट्रायल प्रोविजन। ट्रायल कंडक्ट किया जाना चाहिए एज फार एज पॉसिबल डे टू डे बेसिस पे, कंप्लीट ट्रायल विद इन 2 ईयर्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैक्सिमम पीरियड जो है ट्रायल कंप्लीट करने का 2 साल है। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो रीजंस देने हैं रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्ड करके देने हैं कि क्यों नहीं हुआ है 2 साल में। एक्सटेंशन पीरियड, तो ये एक्सटेंड हो सकता है 6 महीने के लिए एक टाइम पे। मैक्सिमम टोटल पीरियड होगा हमारे पास 4 साल का, 2 साल जो आपको बेसिक बताया गया है प्लस जो अलाउड एक्सटेंशन है वो आपके पास 4 हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो एंटायर ट्रायल है वो नॉर्मली फिनिश होना चाहिए 4 साल के एग्रीगेट के अंदर अंदर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पीडी ट्रायल वाला। अब इसमें पॉसिबल एमसीक्यूज क्या हो सकते हैं? पहला हो सकता है कंप्लीट जो ट्रायल है कितने साल के अंदर होना चाहिए? 2 साल के अंदर। उसके बाद आपको एक्सटेंशन पूछ सकते हैं तो 6 महीने की एक टाइम पे। फिर आपको पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होगा, वो होगा 2 साल प्लस हमारे पास जो है 6 महीने का जो टाइम है वो हम 4 बार जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम हम जो है 4 साल ले सकते हैं एक जो केस है उसको फिनिश करने में। तो ये जो है हमारे पास सेक्शन 4 यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसमें बेसिकली हमारे पास 4 पॉइंट्स आते हैं। सेक्शन 4 का जो जिस्ट होगा आपके पास वो होगा, सबसे पहले है एक्सक्लूसिव जो है जुरिस्डिक्शन, दैट इज़ कोई और जो है जज इसको ट्राई नहीं कर सकता, जो स्पेशल जज बोला गया है सिर्फ वही ट्राई करेगा। दूसरा है हमारे पास जो भी इसका टेरिटोरियल हमारे पास ज्यूरिस्डिक्शन कि कौन जज करेगा ट्राई, स्पेशल जज जो एरिया स्पेसिफिक है, स्पेशल जज जो हमारे पास केस स्पेसिफिक है, मल्टीपल जो हमारे पास स्पेशल जजेस हैं वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सा वो पिक करेगी एक स्पेसिफिक केस के लिए। तीसरा आ गया जो हमारे पास कनेक्टेड ऑफेंसेस हैं जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर नहीं आते, आईपीसी के अंदर भी आ सकते हैं, किसी और लॉ के अंदर भी आ सकते हैं, वो भी जो है स्पेशल जज ट्राई करेगा जिसको अपॉइंट किया गया है। फोर्थ और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है स्पीडी ट्रायल या फिर कितना ट्रायल पीरियड, 2 साल का आपके पास दिया गया है, 6 महीने का एक्सटेंशन है, 4 बार किया जा सकता है, मैक्सिमम 4 साल में जो है आपको जो है ये केस फिनिश करना है। तो ये आपके जो है 4 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल जज। स्पेशल जज जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर उसकी फॉलोइंग पावर्स हैं और प्रोसीजर्स हैं। पहला है हमारे पास डायरेक्ट कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। स्पेशल जज जो है वो कॉग्निजेंस लेगा ऑफेंस का डायरेक्टली।
बिना किसी नीड के केसेस की कि वो कमिट किया जाए एक मजिस्ट्रेट के द्वारा, वो फॉलो करेगा वारंट केस प्रोसीजर जो सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है। फिर आ गया हमारे पास सेकंड पॉइंट, पावर क्या है टेंडर करने की पार्डन। स्पेशल जज ऑफर कर सकता है पार्डन किसी भी पर्सन को जो इन्वॉल्व्ड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑफेंस में, अगर वो पर्सन देता है फुल और ट्रू डिस्क्लोजर केस के बारे में। ये जो पार्डन है ये ट्रीट किया जाएगा जो पार्डन दिया जाता है सेक्शन 307 ऑफ सीआरपीसी में। फिर आ गया सीआरपीसी अप्लाई करता है स्पेशल जजेस कोर्ट को। इसमें आ गया हमारे पास कि जो सारे के सारे प्रोविजंस हैं सीआरपीसी के, सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं सीआरपीसी के वो अप्लाई होंगे प्रोसीडिंग्स में जो स्पेशल जज के सामने होगी, अनलेस वो इनकंसिस्टेंट हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए। प्रोसीजरल पर्पसेस के लिए जो स्पेशल जजेस कोर्ट है वो ट्रीट किया जाएगा एज कोर्ट ऑफ सेशन, और जो प्रोसिक्यूटर है उसको ट्रीट किया जाएगा एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नेक्स्ट है सर्टेन सीआरपीसी के सेक्शंस अप्लाई करते हैं एज इफ जज जो था वो मजिस्ट्रेट था। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 326, जो सक्सेसर जज है वो कंटिन्यू कर सकता है प्रोसीडिंग, और 475 की जो डिलीवरी है मिलिट्री अथॉरिटीज़ को सीआरपीसी की वो अप्लाई करेगा, और इन प्रोविजंस के लिए जो स्पेशल जज है उसको ट्रीट किया जाएगा एज मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है हमारे पास पावर है अवॉर्ड करने की कोई भी लीगल सेंटेंस। तो एक स्पेशल जज पास कर सकता है कोई भी सेंटेंस जो ऑथराइज्ड है लॉ के द्वारा उन ऑफेंसेस में जो कन्विक्ट किया, जहाँ पे एक पर्सन को कन्विक्ट किया गया है। सिक्स्थ आ गया पावर क्या है डिस्ट्रिक्ट जज की। जब ट्राई करते हैं ऑफेंसेस इस एक्ट के अंदर, स्पेशल जज एक्सरसाइज करता है सारी की सारी पावर एक डिस्ट्रिक्ट जज की अंडर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944, जो मेनली रिलेटेड है अटैचमेंट से या फिर कॉन्फिस्केशन जो है प्रॉपर्टी का उससे। तो बेसिकली हमारे पास जो ये वाला सेक्शन है इसमें बहुत चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं, लेकिन बहुत चीज़ें हैं जो अनइम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है हमारे पास डायरेक्ट कॉग्निजेंस ऑफेंस। मैं जो है कीवर्ड्स बताऊंगी आपको जो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास सेक्शन 5, पहला है डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। आपको ये पूछा जा सकता है कमिट होता है, कमिट नहीं होता है, डायरेक्ट कॉग्निजेंस होता है। उसके अलावा जो ध्यान रखना है कौन सा ट्रायल होगा, जो हमारे पास वारंट केस ट्रायल है वो वाला जो है हमारे पास ट्रायल प्रोसीजर होगा। दूसरा है पावर टू टेंडर पार्डन। इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्या पार्डन की जो पावर है वो है, यस वो पावर है अगर फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर है, और ये जो हमारे पास सेक्शन 307 है सीआरपीसी का वो फॉलो होगा यहाँ पे। तीसरा है हमारे पास सीआरपीसी अप्लाई करेगी स्पेशल जजेस कोर्ट को। तो यहाँ पे जो है एप्लीकेशन हमारे पास सीआरपीसी की, सीआरपीसी अप्लाई करेगी, स्पेशल जज को माना जाएगा कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, और यहाँ पे प्रोसिक्यूटर को ट्रीट किया जाएगा कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हम टर्म नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे कोर्ट को माना जाएगा कि वो कोर्ट ऑफ सेशन है। फिर आ गया इसमें हमारे पास कुछ केसेस हैं यहाँ पे जज को एज मजिस्ट्रेट ट्रीट किया जाएगा, वो है हमारे पास सेक्शन 326 या 475 जो है सीआरपीसी के। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं समरी करवा देती हूँ कि कहाँ पे जो है स्पेशल जज को एज मजिस्ट्रेट ट्रीट किया जाएगा। इसमें हमारे पास दो सेक्शन है। सेक्शन आ गया इसमें हमारे पास 326 एंड 475। 326 एंड 475 ये मिलिट्री प्रोसीडिंग से रिलेटेड है। ये है हमारे पास जो सक्सेसर है वो कैसे परफॉर्म करेगा। फिर आता है फिफ्थ हमारे पास कितना जो है सेंटेंस ऑथराइज्ड है, वो सेंटेंस जो लॉ के द्वारा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, एमसीक्यू बनने के चांसेस कम है, बट समरी है तो आई एम राइटिंग इट डाउन। फिर सिक्स्थ में बताया गया है कि किस अथॉरिटी के इक्वल जो है स्पेशल जज को माना जाएगा। तो यहाँ पे जो स्पेशल जज हायर किया जाएगा उसको एज डिस्ट्रिक्ट जज की पावर्स जो है दी जाएंगी, जो दी गई हैं हमारे पास अंडर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 में। अब इसमें जो है बहुत बड़ी
मेरे हिसाब से अगर एमसीक्यू बनेगा तो डिस्ट्रिक्ट जज अंडर सीआरपीसी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन हटा के यहाँ पे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 यूज़ करना है। तो जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो है वारंट केस ट्रायल, उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन माना जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज माना जाएगा अंडर क्रिमिनल लॉ जो है अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944। तो लगभग ये जो 3 चीज़ें हैं हमारे पास, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। फिर आता है हमारे पास पावर टू ट्राई समरली। जब स्पेशल जज को है वो यूज़ करे अपनी समरी ट्रायल, एक स्पेशल जज जो है वो कंडक्ट करेगा एक समरी ट्रायल किन सर्कमस्टांसेस में। पहला आ गया जब ऑफेंस वो है जो मेंशन किया गया है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। एंड तो यहाँ पे देखिए एंड है, मतलब दोनों की दोनों जो आपके पास कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। ये आ गया अगर ऑफेंस कमिट किया गया है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जो रिलेट करता है। पहला आ गया वॉयलेशन स्पेशल ऑर्डर का अंडर सेक्शन 12A सबसेक्शन 1 जो है असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का, या फिर कोई भी ऑर्डर अंडर सेक्शन 12A सबसेक्शन 2 क्लोज A जो है सेम एक्ट का। इन सच केसेस जो समरी ट्रायल प्रोविजंस है वो है हमारे पास सेक्शन 262 के और 265 सीआरपीसी के, वो अप्लाई करते हैं। तो अब इसमें जो सेक्शन 5 में है वो हमने पढ़ा है कि वारंट केस ट्रायल करना है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। सेक्शन 6 बताता है कि समरी ट्रायल जो है वो किन केसेस में होगा। तो जो समरी ट्रायल है वो होगा हमारे पास 2 केसेस में। पहला है कि ऑफेंस जो है वो मेंशन होना चाहिए सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 जो है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का। इसके अलावा प्लस वो ऑफेंस जो है कमिट किया जाना चाहिए पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जो रिलेटेड होगा हमारे पास सेक्शन 12A सबसेक्शन 1 या फिर जो है सेक्शन 12A सबसेक्शन 2 क्लोज A में। अगर ये 2 ऑफेंसेस ये पब्लिक सर्वेंट जो है कमिट करता है प्लस वो ऑफेंस दिया गया है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में, तो यहाँ पे समरी ट्रायल जो है वो होगा। अब मैक्सिमम सेंटेंस क्या है समरी ट्रायल में, वो है हमारे पास इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर। तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम सेंटेंस पे आपको याद रखनी है 1 साल की। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ये जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ गया कब जज जो है वो स्विच कर सकता है रेगुलर दैट इज वारंट केस ट्रायल में। इसमें आ गया अगर बिगिनिंग में और या ड्यूरिंग जो समरी ट्रायल जो स्पेशल जज है उसको फील होता है कि जो केस है वो रिक्वायर करता है सेंटेंस मोर देन 1 ईयर, या फिर जो केस है वो सूटेबल नहीं है समरी ट्रायल के लिए किसी भी रीज़न की वजह से। तो जो जज है वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा एक ऑर्डर स्टेट करके अपना रीज़न, प्लस रिकॉल करेगा विटनेसेस को जो ऑलरेडी एग्जामिन है और प्रोसीड करेगा ट्रायल के साथ वारंट केस की अंडर सीआरपी से जो प्रोसीजर है मजिस्ट्रेट्स के लिए। तो जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कब जो समरी ट्रायल है वो वारंट ट्रायल में जो है कंडक्ट की जा सकती है। तो इसमें बेसिकली जो डिस्क्रिशन है हमारे पास वो जो स्पेशल जज है, अगर स्पेशल जज को फील होता है कि 1 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट होनी चाहिए या फिर ये सूटेबल नहीं है जो है समरी ट्रायल के लिए, इसमें जो है फुल फ्लैज ट्रायल या डिटेल ट्रायल चाहिए, तो उसके रीजंस देंगे, वो रिकॉल करेंगे विटनेसेस को और उसके बाद प्रोसीड कर जाएंगे वारंट ट्रायल के लिए। फिर आ गया फोर्थ हमारे पास अपील जो है समरी की ट्रायल में। कोई अपील नहीं अलाउ की जाएगी अगर इम्प्रिजनमेंट जो है वो 1 महीने से कम की है या 1 महीने के बराबर है, प्लस अगर फाइन 2000 है या 2000 से कम है। अपील अलाउ की जाएगी अगर सेंटेंस एक्सीड करती है 1 महीने की पनिशमेंट या फिर 2000 जो फाइन है वो, रिगार्डलेस ऑफ वेदर कोई ऑर्डर पास हुआ है सेक्शन 452 ऑफ सीआरपीसी का या नहीं। तो बेसिकली सेक्शन जो 6 है हमारे पास, क्योंकि सेक्शन 5 जनरल बताता है हमारे पास वारंट केस ट्रायल है, सेक्शन 6 बताता है हमारे पास कि कब जो है वो समरी ट्रायल वो जो है कर सकते हैं। वैसे मैंने ये पहले डिस्कस कर लिया है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको बता दिया है कि ऑफेंस में अगर जनरली जो है एक ऑफेंस सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ पीसीए या फिर पब्लिक सर्वेंट है
और ये जो है हमारे पास असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के 2 सेक्शंस हैं, इनके अंडर ऑफेंस आता है, तो यहाँ पे जो है समरी ट्रायल होगा। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो है टाइम, जो टर्म है वो कितने टाइम के लिए होगी, मैक्सिमम 1 साल की होगी। तीसरा भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि जो समरी ट्रायल है वो वारंट ट्रायल में भी जो है कन्वर्ट हो सकती है। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो यहाँ पे स्पेशल जज जो है वहाँ पे डिस्क्रिशन है इनकी, कि अगर उनको फील होता है कि ये जस्टिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पे वो जो है वारंट ट्रायल में उसको कन्वर्ट कर देगा। फोर्थ पॉइंट जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है वो है अपील का पॉइंट। अपील का जो पॉइंट है उसमें 2 चीज़ें देखनी है, कब जो है अपील अलाउड होगी, कब जो है अपील जो है अलाउ नहीं होगी। कब अपील अलाउ नहीं होगी, जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट जो है 1 महीने की है या 1 महीने से कम है, प्लस जहाँ पे जो फाइन है हमारे पास वो 2,000 रुपये का है या 2,000 से कम है। यहाँ पे जो है कोई जो है अपील अलाउड नहीं होगी। अपील कब अलाउड होगी, जब इम्प्रिजनमेंट जो है हमारे पास वो 1 महीने से ज़्यादा की है और जो फाइन है हमारे पास वो 2,000 रुपये से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो है अपील अलाउड होगी। तो बेसिकली ये जो है हमारे पास जिस्ट है सेक्शन 6 का। यहाँ पे आपको टर्म याद रखनी है, एक तो 1 साल मैक्स होगी, उसके बाद आप अपील वाला पोर्शन जो है वो याद रखेंगे। समरी ट्रायल की कंडीशंस पे आप ध्यान में रखेंगे, स्पेशली जो असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट हैं उसके जो सेक्शन है हमारे पास ये 2 सेक्शंस हैं उसके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। प्लस जो ऑफेंसेस जो हैं 13(1) में दोनों ही कंडीशन फुलफिल करनी है, क्योंकि यहाँ पे एंड वर्ड जो है यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे जो है इतना सेक्शन 6 का जो जिस्ट है हमारे पास वो यहीं तक है।